तो आज करेंगे हम लोग कृषि विज्ञान यानी पीसीएमबी का पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र कब का है? 2019 का है। 2019 के बाद के जो भी पेपर आएंगे हमारे 24 तक के, वो हम सभी हल करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन के आपके हो चुके हैं, ये आपके हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि इसके 5 क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव आएंगे, 5 क्वेश्चंस खालिस्तान आएंगे, 5 क्वेश्चंस क्या आएंगे? ट्रू फॉल्स आएंगे। इस प्रकार से 5 मैच भी आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले आता है कि दूरदृष्टि दोष का कारण बताओ। तो दूरदृष्टि दोष होता क्यों है ये हम जानेंगे। क्या करेंगे? दूरदृष्टि दोष होता क्यों है ये जानेंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा है दूरदृष्टि दोष का कारण है। तो दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। तो ये बात है कैसे, ये समझ लें। मान लीजिए हमने एक आंख को काटा और इधर से जो आंख का ये वाला हिस्सा है ना, काला वाला, ये जो कितना ऊंचा वाला, ये हिस्सा ये वाला, यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है। क्या रखी है? जैसे कोई पेड़ खड़ा हुआ है। ठीक, ये क्या है? पेड़ खड़ा हुआ है। ये आंख का चित्र बनाएगा, यहाँ पर एक पेड़ छप जाएगा। क्या होगा? उल्टा एक पेड़ छप जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यदि प्रकाश सीधा चलाता है यहाँ से, सीधा कहाँ गया? सीधा यहाँ पे एक बिंदु पर, उस बिंदु का नाम है फोकल पॉइंट। क्या होगा? फोकल पॉइंट, या हम लोग दूसरा कह सकते हैं इसको पीत बिंदु। कौन सा? पीत बिंदु बोलते हैं। यदि कहीं पीत बिंदु पर यानी रेटिना के, जब आप कौन सा? रेटिना, रेटिना के पीत बिंदु पर यदि फोकस पड़ता है तो आंख कैसी है? स्वस्थ है। कैसी है? स्वस्थ है, ये एकदम हेल्थी है, नॉर्मल है ये। ठीक है, ये लेंस है, इस लेंस की भूमिका है। इस लेंस को ध्यान में रख के हम देखेंगे। अच्छा, अब देखेंगे आगे हम लोग ये दोष होता है तब क्या होता है। तो देखो ये आंख हमें इतनी गोल दिखाई दे रही है, लेकिन ये कुछ चपटी दिखाई देने लगी। इसका मतलब ये लेंस यहाँ तक क्या कर रहा है? ये प्रतिबिंब यहाँ तक था पहले। कहाँ तक था? ये पीली लाइन पर। ये पीली लाइन आई ना वहां से पहले, तो ये पीली लाइन से पहले यहाँ होना चाहिए था। वो कहाँ है? इतना और बढ़ गया, इतना से। बस यही समस्या है। तो यहाँ वस्तु तो दिखेगी, लेकिन बिंदु न होते हुए यहाँ फैला हुआ है, तो कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? धुंधला। कैसा दिखाई देगा? धुंधला दिखाई देगा, यानी फीका सा दिखाई देगा। तो यही देखेंगे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ना। तो नेत्र लेंस ये है और ये है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस यदि अपनी फोकस दूरी कहाँ तक दे रहा है? कहाँ? फोकल पॉइंट तक, जहां आनी चाहिए थी वहीं तक दे रहा है, लेकिन फोकल लेंस की दूरी बढ़ गई, यहाँ तक आ गई। फोकल पॉइंट इसका यहाँ हो गया, इसका मतलब है दूरी बढ़ गई। तो आंसर कौन सा होगा? कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई। ठीक है, क्या हो गई? इस कारण आएगा। किस कारण आएगा ये आगे के लिए। अब ये आ जाए कि इसे कौन से लेंस के द्वारा सही किया जा सकता है। तो हम ऐसा लेंस लगाएं कि ये जो है ना, यहाँ की जगह ही यहाँ करने लगे। तो ये क्या करे? यहाँ पर सुकड़ा दे इनको। क्या कर दे? लाइन को यहाँ पर फोकल करने लगे। ऐसा लेंस लगाएंगे। तो हम इसमें लगाएंगे उत्तल लेंस। क्या लगाएंगे? उत्तल लेंस। ये फोकस को कहाँ लाएगा? यहाँ ले आएगा ये लोग। तो हम लोग उत्तल लेंस का चश्मा पहना देंगे। अब बात ये आती है कि सर आपने तो कभी उत्तल लेंस, हमें याद कैसे रहेगा? तो ये मेरी गारंटी है, मैं याद दिलाऊंगा आपको। परीक्षा में जिंदगी में कभी भूल जाए इसको, कोई सा भी परीक्षा में बैठे हैं, आपको ये कभी नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो आपको याद करा देता हूँ। कौन सा दोष बता रहे हैं वो? दूरदृष्टि दोष। कौन सा है बताएं आगे? देखो दूर, कौन सा है? दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगेगा? तो देखना मेरी कलाकारी है ना, दू, ऊ में बदल गई, उत्तल। क्या हो गया? दू, उत्तल। क्या हो गया? उत्तल लेंस लगेगा। बाकी कौन सा बेटा? निकट दृष्टि अवतल लगा देंगे। जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते आप लोग। और परीक्षा में ये नहीं हो सकता जो कह रहा उत्तल अवतल उत्तल अवतल होता ना, कभी उत्तल अवतल नहीं होगा। दू कहीं से ऊ आया, ऊ आया का मतलब उत्तल हो गया। ठीक, एकदम कंफर्म हो गया। तो जब पीईटी आईसीआर जब हम पढ़ते हैं तो पेपर में ऐसे तो कंफ्यूज होते रहेंगे, ऐसे पढ़ाते रहे लोग। तो ऐसे नहीं, सीखना है उसको, रटना नहीं है। क्या नहीं है? तो देखो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ना, तो मैंने बता दी कितनी बढ़ गई, इतनी। तो रीजन सामने आ गया। अब बात आती है कौन सा लेंस से इसका निराकरण हो सकता है। तो लेंस पता नहीं है, तो दोष कौन सा है? दू, और दू का मतलब है ऊ, उत्तल लेंस। कहानी खत्म। ठीक,
अब देखें अगला, अगला क्वेश्चन क्या है, और ये आंख का चित्र बनाना है, इनके इनके क्या करना है वो याद कर लें। अब आती है सोडियम लॉरेल सल्फेट क्या है, तो इसे सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है अपमार्जक, जिसे अपन लोग सर्फ के नाम से भी जानते हैं, या वॉशिंग पाउडर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वॉशिंग पाउडर भी कह सकते हैं। इससे क्या होता है, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट्स होते हैं जिन्हें पानी में डालो और इसमें कपड़ा डालो तो मैल साफ हो जाता है। मैल दूर करने वाले पदार्थ अपमार्जक, तो ये अपमार्जक है। अब आता है आनुवांशिकी के पिता। आनुवांशिकी का मतलब आने वाले वंश में जो गुण आए हैं वो किसके आए हैं, आने वाले वंश में जो गुण आए हैं वो किसके आए हैं, पिता के। तो ये जानकारी किसने दी थी, मेंडल ने। इसलिए उनको आने वाले वंश की जानकारी के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। यानी जेनेटिक्स के पिता कौन है, कौन है जेनेटिक्स के पिता, मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा नाम आ सकता है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। तो आपको ये मेंडल साहब दिखाई दे रहा है जो साइंटिस्ट थे। अब आता है हेक्सापोडा का अर्थ क्या है। यहाँ हम बात करेंगे, हेक्सा माने होता है छह, क्या होती है, छह होती है, ठीक है, ये सिक्स। और पौडा का मतलब होता है पैर, क्या होते हैं, पैर, ठीक है। तो जिसकी छह टांगे होंगी वो हेक्सा माने छह और पौडा माने पैर। ऐसा जीव जो छह पैर का हो क्या कहलाएगा, हेक्सापोडा। तो सारे कीट इसमें आते हैं, किसमें आते हैं, सारे कीट आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जिसके छह पांव हो, छह पांव हो। तो जैसे हमारे पास मक्खियां होती हैं, एक दो और तीन, तीन लेफ्ट हैं तो तीन राइट होंगे, क्या होंगे, तो छह टांगे होंगी, एक दो तीन, तीन इधर हैं तो तीन, यानी मेरे दो हिस्सा इधर है तो आधा हिस्सा इधर है, दो हिस्से हैं शरीर के। उसी प्रकार से छह टांगों वाला होगा तो उसे हेक्सापोडा कहा जाएगा, है ना, ठीक है। ये हाउस फ्लाई दिखाई दे रही है, मक्खी, इसमें गिन के देख लेना। मक्खी मैंने इसलिए डाली है कि आप प्रैक्टिकल करें, घर पे सारी मक्खियां हैं, है ना, घर में रहती हैं कि नहीं हाउस फ्लाई, उनको आप पकड़े एक आध को, फिर देखें फिर उसमें छह टांगे हैं या नहीं, छह से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब आती है रिक्त स्थानों की, हमारे पास क्या हो गए, ये पांच क्वेश्चंस हो गए, चार हो गए, सॉरी चार चार का सेट है, इसमें पांच होना चाहिए। अब आती है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो खाली स्थान आएगा। टिड्डा क्या है, टिड्डा का संघ क्या है, यानी किस संघ में आता, फाइलम क्या है, संघ को बोलते हैं फाइलम, फाइलम क्या है, तो हम बताएंगे ये टिड्डा कौन है, कीट है। और कैसा होता है टिड्डा, जो आपको दिख रहा है, गांव में इसको क्या बोलते हैं, घोड़ा, क्या बोलेंगे, घोड़ा बोलते हैं, है ना, घास का घोड़ा। और कुछ लोगों से अकफुट्टा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, अकफुट्टा। ये मैं नहीं जानता था, लेकिन जो पीटी बच्चे आते हैं वो बताते हैं सर हमारे यहाँ इसको अकफुट्टा बोलते हैं, हमारे इधर में इसे घोड़ा बोलते हैं इसको। और ये बाजरा मक्का इन सब पे ये रहता है, तो ये इस तरह का होता है। अब ये देखेंगे इसे आर्थ्रोपोडा, पोडा का मतलब अभी मैं आपको पैर बता के आया हूँ, क्या बता के आया हूँ, पैर, हेक्सापोडा, तो पैर हो गए, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब है इसके टांगे जो है ना जॉइंट वाले होते हैं, तो इनमें जॉइंट होंगे, जॉइंटो का मतलब आर्थो। एक ने आपने देखा होगा टीवी में, आर्थो एक तेल आता है, संधि सुधा तेल आता है, तो आर्थोपेडिक्स। अभी किसी अपन लोग यहाँ हाथ पैर या घुटने में कहीं दर्द है तो अपन किस डॉक्टर के पास जाएंगे, आर्थोपोड, ठीक है ना, तो आर्थोपेडिक्स के पास जाएंगे। तो ये आर्थोपोडा, पोडा माने पंख, ऐसे टांगे, बहुत सॉरी, आर्थोपोडा माने पैर, ऐसे पैर, इन ऐसे कीट जिनकी टांगे जॉइंटेड होती हैं वो आर्थ्रोपोडा कहलाते हैं। इनकी एक दो और तीन, ये ऐसे जाके टांग ऐसे है ये। अब इसको वो जंप मारेगा तो इसलिए टांग पीछे की वाली जो टांग होती है वो कूदने वाली होती है, ठीक है ये। अब ये कभी अंडे देता है ना अपने, तो ये इसके पिछले हिस्से को जमीन में लगा देता है, क्या कर देता है, जमीन में रखता है यहाँ। और जब चिद 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 की दिन में आवाज आ रही होती है, खोल करता है बोरिंग मशीन की तरह, और इसमें अंडे रख के और इसको बंद करके चला जाता है। कभी ये पूछा जाए कि टिड्डे अंडे कहाँ देता है, तो आंसर देना है जमीन के अंदर, कहीं पानी पे, पत्ती पे, ऐसे ऑप्शन होंगे, तो आप सीधी बताना कहाँ पर, जमीन में देता है, सॉइल के अंदर। ठीक है साथियों, इसी तरह से आपको अर्थ समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है, रटोगे तो कभी नहीं सफल हो पाओगे, अर्थ के साथ समझना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हमारे पास कौन सा है, ये आगे बल। बल क्या होता है, बल्स को बोलते हैं अपन लोग फोर्स।
क्या बोलेंगे, फोर्स। ये बच्चा आपको मैंने बताया है कि फोर्स लगा रहा है, क्या कर रहा है, इसको खिसकाना चाहता है अपने गेट को, तो ताकत लगा रहा है इस पे, क्या लगा रहा है, ताकत लगा रहा है, ताकत को बोलते हैं फोर्स। अब लगा तो रहा है, तो अपन तोलें कैसे, कितने का लगा रहा है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, कितना किलो लगा रहा है इस पर फोर्स। ठीक, तो बस यही है, फोर्स को नापने की इकाई पूछी जा रही है। क्या, तो दो हो सकती है, या तो ग्राम में हो या फिर किलो में हो। तो यदि छोटी इकाई है ग्राम वाली, उसे बोलेंगे डाइन, और यदि कहीं यदि किलोग्राम में होता तो इसे बोलते न्यूटन। क्या बोलेंगे, न्यूटन, न्यूटन के अनुसार। न्यूटन कौन था, वैज्ञानिक, तो इसे संकेत कैपिटल एन से देंगे, छोटी एन से नहीं। तो फोर्स वो बड़ी इकाई में से न्यूटन कहेंगे, और छोटी इकाई यानी सीजीएस में, किसमें, सीजीएस में। अब ये प्रश्न उठता है कि सीजीएस नहीं याद होगी, तो देखो सीजीएस, एमकेएस, ये पद्धति है, ठीक है। इसका मतलब है यदि हम क्या करेंगे, दूरी को सेंटीमीटर में नापें, और वजन को, भार को ग्राम में नापें, और समय को सेकंड में नापें, तो हो गई सीजीएसई। यदि दूरी को मीटर में नापें, भार को किलो में नापें, समय को सेकंड में नापें, तो क्या हो गई, एमकेएस। अब कभी नहीं भूलोगे कि हम ग्राम में नाप रहे हैं या किलो में नाप रहे हैं। तो जहां पर ये बताइए कि सीजीएस में नापेंगे तो क्या आएगा, डाइन आएगा, क्या आएगा, डाइन। यदि यहाँ एमकेएस कर दे इस बार, तो आप इसे न्यूटन लगा देना, और न्यूटन के लिए कैपिटल एन भर दोगे ना, तो भी आंसर सही आएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना एक एक चीज आपके लिए, तो कभी नहीं भूलेंगे आप इसको। अब आता कैलोरी मैटर। कैलोरी क्या होता है, कैलोरी क्या होता है, ऊष्मा के लिए नापी जाती है। यानी कोई पानी गर्म करने वाला है, तो पानी को गर्म कर रहा है, वो काय का बना होता है, तो वो जो पानी को गर्म करता है वो यही होता है, ये तांबे का बना होता है, सीयू, कॉपर का बना होता है। किसका होता है, तांबा, तांबे को हम लोग कॉपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉपर का बना होता है। बस इतनी सी बात बताना है, कितनी सी बात बताना है कि ये कॉपर का बना होता है। इसमें पानी गर्म होगा, तो ये थर्मामीटर डला है, ये बताएगा कितना पानी गर्म हो गया, क्या हो गया, कितना पानी गर्म हो गया। ये अवरोधी जैकेट बनी होती है, इसमें ये पानी गर्म हो सकता है, ठीक है। तो ये आ गया कि कैलोरी मीटर किसका बना होता है, तो हम आंसर देना है तांबे का या कॉपर का बना होता है। अब आया है ऐसा क्वेश्चन कि घन के आयतन का सूत्र क्या है, किसका, आयतन। आयतन बोले तो इस, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर पानी कितना आ सकता है, हम यहाँ से पानी भरें इसमें, तो ये डब्बे के अंदर कितना पानी आएगा, तो 10 बाई 10 का एक कमरे की तरह है ये पूरा। तो इसमें एक वजह ये होगी, एक भुजा ये होगी, होगी कि नहीं होगी, क्या हो गई, एक भुजा ऐसे हो गई, एक भुजा ऐसे हो गई। अब हम देखेंगे एक भुजा ऐसे हो गई, ये लो, ठीक है। तो ये और ये, अब इस तरह से हम लोग इसके नापेंगे, ऐसे मान लो चाहे 1 2 3 हाइट हो गई। इसके बाद तो जब भुजाओं को हम नापेंगे, तीन भुजाएं एक साथ काम करती हैं, क्या करती हैं, तीन भुजाएं कौन कौन सी होंगी, जैसे हम बात करें इसकी, एक कमरा होता है, तो एक लंबाई हो गई, और एक चौड़ाई हो गई, और एक ऊंचाई हो गई। तो तीन भुजाएं हमारे साथ काम करेंगी, ठीक है, क्या करेंगे, तीन भुजाएं। तो तीन भुजाओं की लंबाई ए और ए, तो ये क्या हो गई, ए क्यूब हो गई, क्या हो गई, तीनों का गुणा कर दिया जाए, ए इंटू ए तो इज इक्वल टू ए क्यूब, ऐसे आएगा। तो घन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम्स क्या होता है, तो ए क्यूब होता है, ये बताना है, ठीक है। अब आता है साइन 1125, क्या, साइन 1125 का मान क्या होगा, तो साइन 1125 का मान क्या होगा, ये तो हम तो डर गए यार, 1100 कहाँ से निकालेंगे, मैं तो टेबल में आती नहीं है। तो भाई एक दिन आपको मैं अलग से बताऊंगा कि 1100 को कैसे निकलता है। बस आप यहाँ एक शॉर्टकट समझ लिए, जब भी कभी अंत में 5 का अंक मिले, क्या मिले, 5 का अंक मिले, क्या मिले, 5 का अंक मिले, तो पहली बार तो ये समझ जाना है कि 45 की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, 45 की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, 45 की। तो उन चार ऑप्शन में 45 की वैल्यू तो एक ही होगी, ठीक है। तो 45 में ये देखना है कि साइन 45 है, टेन 45 है, कोस 45 है, किसी एक की होगी, तो हम बताएंगे कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो अपन बता सकते हैं 1/√2 होगी, आंसर आ गया। बिना सॉल्व करे भी आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता।
तो इस प्रकार से हम लोग कुछ तथ्य ऐसे होते हैं, यदि पीएटी में होता है क्वेश्चन तो 5 देगी और इनकी वैल्यू को जो मैं बताऊंगा उस फॉर्मूले से देख रहा फटाक से आंसर दे देंगे, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हम जो पेपर बना रहा है ना उसके लेवल का पढ़ रहे हैं, तुम बनाओ हम आंसर देंगे फटाक से, ठीक। तो इसके लिए मैं एक अलग से त्रिकोणमिति जिसको कहते हैं ना आती नहीं है, मेरी गारंटी है यूं आएगी चुटकियों में, ठीक है। मैं वैल्यू निकालना यही बता दूंगा कैसे निकलेगी, पूरी टेबल याद करो जे करो कुछ भी नहीं करना है आपको, बस मेरी एक वीडियो देख लेना त्रिकोणमिति वाली, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखेंगे अगला, सही जोड़ी बनाने को आए तो आप कैसे मिलाएं, क्या सही जोड़ी मिलाएं तो आए तो कैसे मिलाएंगे, तो इसमें लिखा है सहजीवी। सहजीवी का मतलब है साथ साथ जीवित रहना, क्या रखना, जीवित रहना, तो क्या कहलाएगा, सहजीवी, एक साथ जीवित रहना। आप एक अपने पे उदाहरण समझ लेते हैं कि तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम बढ़ेंगे तुम्हारी नौकरी लगेगी मेरे बच्चे पल जाएंगे, साहब हुआ, दोनों को फायदा हो, वो सहजीवी होता है। अब आता है सहजीवी कहाँ यहाँ आएगा, तो देखो ये एक कोई भी दलहनी फसल है, ये कौन सी है, दलहनी फसल है, कौन सी है, दलहनी फसल है। इसमें जो नोट्स बने हैं, गांठें बनी हुई हैं, क्या बनी हुई हैं, गांठें बनी हुई हैं, ये गांठें बनी हुई हैं। अब ये जो गांठों को यदि फोड़ेंगे तो इसके अंदर बैक्टीरिया पाया जाएगा, बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, कौन सा है, राइजोबियम बैक्टीरिया इसमें रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेगा, क्या इसकी लगभग 78.9 के करीब होती है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेगा और पेड़ को देगा, पेड़ से भोजन लेगा, क्या लेगा, पेड़ से भोजन लेगा तो जिंदा रहेगा और पेड़ को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन देगा, तो पेड़ भी खुश और बैक्टीरिया भी खुश। अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी का नारा सुनो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे नाइट्रोजन दो मैं तुम्हें भोजन दूंगा, दोनों का काम अच्छा है तो क्या बोलेंगे, संग संग जीवित रहेंगे, तुम भी जियो हम भी जियो, जियो और जीने दो, क्या जियो और जीने दो का नारा लगाओ, तो सहजीवी कौन है, राइजोबियम, कहाँ पाया जाता है, जड़ के अंदर, संग संग जीता है, पेड़ मरा तो यूं मरेंगे, पेड़ भी जिंदा रहे और मैं भी जिंदा रहूं, मजा आ गया। ये होना चाहिए दोस्ती, क्या होना चाहिए यार, हमें होना चाहिए, तो ऐसा रहना चाहिए, गद्दारी नहीं, क्या गद्दारी नहीं। अब देखेंगे नील हर शैवाल, ब्लू, ग्रीन एलगी, बीजीए के नाम से जानते हैं, जो धान के खेत में लगती है, किसमें लगती है, धान में, कौन नहीं कहेगा धान के पानी में ऐसा भरा रहता है, तो ये धान के खेत में ही होती है। इस तरह से हम लोग आराम से पहचान सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, एक भी ओटी नहीं जाएगी बाहर यदि आपने ढंग से पढ़ा है इसको तो, ठीक है। अब आती है दूसरा, किण्वन क्या चीज है, तो किण्वन किसके द्वारा होता है, किण्वन को कराने वाला कौन है, किण्वन तो कहता कौन है, भाई साहब हो जाओ, दूध से दही बनता है तो हम मठा डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, मठा। अरे भाई साहब मठा करता क्या है, मठा में होता क्या है ऐसा, ये जाने हम लोग। तो मठा में जो जीवाणु होते हैं उन्हें कहते हैं कौन सा, लैक्टोबैसिलस, इन्हें कहते हैं लैक्टोबैसिलस से जाइमीज नामक एंजाइम कहता है कि करो काम करो काम, तो जैसे C6H12O6 प्लस 6O2 यही होता है ना ग्लूकोज का। अब इसको सीधा मतलब फर्मेंटेशन में कर देते हैं तो ऑक्सीजन का होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं कि नहीं लिखते, जाइमेज है ना, जाइमेज एंजाइम, क्या लिखते हैं, जाइमेज एंजाइम, और यहाँ 2C2H5OH प्लस 2CO2 लिखते हैं। तो ये जो है ना एल्कोहल शराब बनाने के काम आता है, दूध से दही बनाने के काम आता है किण्वन। तो किण्वन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, ये है हार्मोन, क्या है हार्मोन, ये हार्मोन कहता है भाई साहब काम करो, ये क्या है उत्प्रेरक है, ये उत्प्रेरणा देता है जाइमेज एंजाइम, करो किण्वन की क्रिया, ऑर्डर है मेरा, है ना, ठीक, तो ऑर्डर से काम होता है। अब होता है जब किण्वन की क्रिया होती है तो एक एल्कोहल बनता है, उसमें पावर एल्कोहल परशोधित स्पिरिट होती है, इसे मेथिलेटेड स्पिरिट को ही परशोधित स्पिरिट कहते हैं। परशोधित शब्द लग गया तो इसका मतलब है पानी हटा दिया शुद्ध हो गई, तो 5% केवल पानी रहता, बाकी 95% शुद्ध शराब हो जाती है। परशोधित साफ साफ हो गई, शोधन कर दिया यानी 95% क्या हो गया, पेट्रोल हो गई, क्या हो गई 95%। अब इसको गाड़ी में डालो और गाड़ी चलन दो, हेलीकॉप्टर में डालो चलने दो।
अब आती है पावर एल्कोहल, इसको भी देखो पावर क्यों कह रहा हूं, इससे इंजन चलेगा, शक्तिशाली होता है। तो इसमें 80% यही वाला प्रसिद्ध एल्कोहल होता है, और 20% हम इसमें क्या मिला देंगे, ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल। अब इसे आराम से हम चला सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी मौका आ सकता है लाइफ में कि भाई कहीं मोटरसाइकिल बंद हो गई है, अब क्या करें, कहीं पेट्रोल पंप गांव से दूर है, तो गांव में जाएं और वहां पर क्या देखें, कहीं दारू की दुकान, लाल वाला पौआ, एक तो गाड़ी में डालें, क्या करें गाड़ी में डालें और चलाएं, और चलने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, तो एक वे चल तो जाएगी, चलने के बाद सीधा पेट्रोल पंप पे ले जाओ उसको, क्योंकि उसमें पानी होता है, 45-60% तक ये केवल उसमें अल्कोहल होता है, तो इसलिए पानी की मात्रा के चलने में दिक्कत होगी। लेकिन आपका सॉल्यूशन हो गया ये, आप परेशान नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। अब आता है अगला, क्या क्वेश्चन है हमारे सामने, अब आ गए ट्रू फॉल्स, सत्य और असत्य आ गए। पानी अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है, क्या होती है, हाँ, पानी की सबसे ज्यादा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो विशिष्ट में ये याद रखना है, पानी की सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है, ये बात सही है, ये सत्य है। अब आती है बर्फ की गुप्त ऊष्मा, क्या होती है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा, ये बर्फ जमी हुई है, क्या है, बर्फ जमी हुई है। अब ये समझ में नहीं आ रही होगी गुप्त ऊष्मा होती क्या है, लेटेंट हीट बोलते हैं सब इंग्लिश में, लेटेंट हीट होती है। अब आती है कि गुप्त ऊष्मा कौन सी होती है, छुपी हुई, तो देखो क्या है, मैंने मान लो आपके पास एक ये कटोरी ले ली और उसमें एक बर्फ का पीस रख दिया, क्या रख दिया, बर्फ का पीस रख दिया, देखो रख दिया, ठीक, ये मैंने बर्फ का पीस रख दिया, ओके, ये लो, ठीक है, क्या रख दिया, बर्फ का पीस रख दिया, ये लो, ठीक है, क्या रख दिया, बर्फ का पीस। अब एक बात करें हम लोग, ये बर्फ का पीस कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस का है, सही है ना, बर्फ कितने पे जमती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये बर्फ पिघलने लगी, क्या लगी, पिघलने लगी, तो इसमें आ गया पानी, क्या आ गया, देखो ये आ गया पानी, आ गया पानी। अब पानी को भी मैंने टेम्परेचर नापा यार, पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस है, जिका रखता है, बर्फ भी 0 की है और पानी भी 0 का है, तो आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हो कि 0 में से तो पिघल के आया है। तो भाई साहब बिल्कुल सही है, लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि ये है ठोस, क्या है, ये है ठोस और ये है द्रव, तो ठोस और द्रव में चेंज करने के लिए ऊष्मा की जरूरत तो होगी 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 होगी, बस यही अंतर है। तो जब हम लोग पानी की ऊष्मा निकाल लें तो ये बर्फ में बदल जाएगा, और बर्फ को ऊष्मा दे दें तो ये पानी में बदल जाएगा। वो कितनी दे दें और कितनी निकाल लें, वो है इतनी, 1 ग्राम को 80 कैलोरी का अंतर होगा, कभी नहीं भूलोगे, क्या, कभी नहीं भूलोगे। आ गया कि गुप्त ऊष्मा होता क्या है, पहचान लोगे ना, ठीक है। तो ये बर्फ में अपन देख रहे हैं, पानी में बर्फ भी है और पानी भी है, दोनों ही है, दोनों में जो अंतर है वो यही होता है, हो गया। अब आता है विषम बाहु, कैसा है, विषम बाहु, बाहु माने होता है भुजा, ये रही भुजा। अब यदि इसकी लंबाई इतनी है तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी, इतनी है, दो भुजाएं समान है तो क्या कहलाएगा, समबाहु, और तीनों भुजाएं तो भी समबाहु है, चार भुजाएं तो भी समबाहु है, लेकिन एक छोटी हो गई और एक लंबी हो गई, तो यदि भुजाएं लंबी छोटी हुई तो क्या कहलाएगा, विषम, सम नहीं है, विषम। तो यहाँ कह रहा है विषम, क्या है विषम, बाहु यानी भुजाएं, तो इनके लिए वो त्रिभुज में हो तो 3 भुजाएं होंगी, तो देखो एक एक लंबी है, एक डंडी गई तो ये 2 डंडी गई तो ये 3 डंडी गई, तीनों में अंतर हुआ तो विषम बाहु हुआ। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हेरोन्स का सूत्र लगता है, ये वाला, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, कौन सा, ए बी और सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब प्रश्न आता है कि एस क्या है, तो एस है इसका परिमाप, क्या है, एस है इसका परिमाप, और 2 का भाग देंगे तो अर्ध परिमाप, सबस्टेंस है ना। अब देखेंगे कैसे निकला, एस बराबर ए भुजा प्लस बी भुजा प्लस सी, यानी ए बी और क्या, सी, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, और अर्ध का मतलब है आधा कर दो, 2 का भाग देके, तो इतनी भुजाओं को नाप करके और 2 का भुजा देंगे, उतनी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, इसे बोलते हैं अर्ध परिमाप। यदि परिमाप आ जाए तो 2 को हटा दो, बात खत्म हो गई, कि त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, इतना होता है, और 2 का भाग लगा देंगे तो अर्ध परिमाप होता है। अब आता है इसके बाद
ये वाला सत्य सत्य चलना है अपने, कॉस ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये है। तो भाई ये सवाल में आप देखें, अब अंदाजा लगाएंगे सत्य या असत्य है, क्या है, सत्य या असत्य है, पहचाने। अब इसमें लिखिए असत्य, तो क्या गलती है कि ये सत्य होना चाहिए, है ना, क्यों असत्य है, तो मैंने आपके सामने नीचे लगा दिया, देखो यही सूत्र है, कॉस ए प्लस बी साइन ए साइन बी। अब देखो यहाँ अंतर आ गया, बस क्या आ गया, यहाँ अंतर आ गया, कॉस ए साइन बी। यहाँ देखेंगे जहाँ यदि कॉस वाला है तो धन होगा तो ऋण लगेगी, तो यहाँ पर धन है तो यहाँ ऋण नहीं लगी, माइनस नहीं लगेगी, बस यही फर्क है। तो ये पता लग गया कि यदि गलत है तो क्यों है, तो ये इसलिए गलत है। इसी प्रकार से आपके सामने एडिशनल फॉर्मूलाज दिख रहे हैं, प्लस माइनस, इन पर एक क्वेश्चन बन सकता है IMPA। तो यहाँ पर एक पूछा तो मैंने 4 और 5 लिख दिए, क्या लिख दिए, 4 5 लिख दिए, इनमें से बनना तय है। ये 2 नंबर की त्रिकोणमिति तो होती है, तो एक तो जे बन गया, एक और पूछ लेगा, जैसे अपन ने पूछ लिया वो 1/2 साइन 1145 की वैल्यू, 2 बनने थे, खत्म हो गई पूरी त्रिकोणमिति का खेल, ठीक। अब आ गया यहाँ से, तो ये आप इसको वीडियो को रोक सकते हैं, रोकने के बाद आप इन्हें उतार लें, और ये ध्यान दें कि किस में प्लस है किस में माइनस है, ठीक है, ये याद रखना है इसका। इस प्रकार से आपका पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्या हुए, सॉल्व हुए। इसी प्रकार से यदि पढ़ा जाए, जिस तरह से मैंने बताया है, सीखा जाए, तो मैं ये कहता हूं वो दिन दूर नहीं है कि आप 90 क्रॉस कर जाएंगे, क्या 90 क्रॉस कर जाएंगे। ये तो PCMB है, पशु और फसल का एक एक ऊटी को इस तरह से आपको समझा दिया जाए तो आपका एक भी ऊटी और खालिस्तान नहीं छूटेगा। जो बच्चे 11th प्लस PAT कर रहे हैं ना और 12th प्लस PAT कर रहे हैं ना, उनकी एक भी OT नहीं छूटेगी, और 12th के साथ ही सिलेक्शन ले जाएंगे। कई टीचर्स इस तरह से आपको बता सकते हैं कि नहीं तुम तो अकेले 12th कर लो, कई पेरेंट कहते हैं नहीं वो दिमाग मत लगाओ, तुम 12th में से 12th ही कर लो। भाई 12th तो हम कर ही रहे हैं, 12th तो हम कर ही रहे हैं, PAT में आता क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। तो 11th प्लस 12th आता है ना, तो 12th हम पढ़ रहे हैं तो 12th 2 बार पढ़ेंगे, इसमें OT के रूप में पढ़ेंगे, इसमें थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे। तो भाई साहब जो हमारा पेपर भी तो OT और थ्योरी में आता है, तो हमारे कहीं नहीं जाएंगे 30 नंबर, और उधर में 1 साल बच जाएगी, क्या नहीं होगा, हमें ड्रॉप नहीं देना पड़ेगा। मार्च में पेपर हो गए, अब क्या हो गए, मार्च में लगभग पेपर हो गए, लगभग 15 मार्च मान लो आप एवरेज, 15-20 मार्च को लगभग पेपर हो जाते हैं। ऐसे में हमने PAT की तैयारी तो हम कर ही रहे थे, अब हम जून में जाकर पेपर दे रहे हैं, मान लो हम लोग 15 जून को पेपर दे रहे हैं PAT का, तो हमारे पास कुछ टाइम बता, उसमें 100% हम PAT की तैयारी तो कर ही रहे हैं, इतने में निकल गए, और हमने साल भर से तैयारी तो की है, तो 1 साल नहीं ड्रॉप करना पड़ेगी आपको, ड्रॉप से बच गए। फिर भी ये ध्यान दें कि आपको लोग सिस्टम पता नहीं होने के कारण डरा देते हैं और आप डर जाते हैं, यहाँ दिक्कत आती है। तो आपकी लाइफ की, आपका नॉलेज ना होने के कारण 1 साल आपकी नैया डुबा देंगे। इसलिए 11वीं से ही PAT ज्वाइन करो, 12वीं से ही PAT ज्वाइन करो, और ये निकल जाए। फिर भी यदि गलती हो भी गई है तो ये ध्यान दो इसमें कि भाई साहब PAT 12th हमारी हो गई, अब क्या करें, अब हम जून में कहीं एडमिशन लेंगे, इससे अच्छा है कि PAT का क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा। क्रैश कोर्स, परीक्षा खत्म हुई उसके 5 दिन के अंदर क्रैश कोर्स हो जाएगा, और जब तक PAT का पेपर आ जाएगा तब तक 2 ढाई 3 महीने का यदि टाइम मिल गया और अपन ने स्पीड से पढ़ ली तो 1 साल तब भी बचा सकते हैं। क्रैश कोर्स में भी बच्चे क्या लेके जाते हैं, एडमिशन लेके जाते हैं, तो उन्होंने 1 साल बचा ली, और कॉलेज का भी रास्ता साफ होगा, क्या करें क्या नहीं करें, इतनी उलझन हो जाती है, खोपड़ी पक जाती है जून में जुलाई में जाके, क्या करें क्या करें। यदि हम पहले से PAT फाइनल तो कुछ करने नहीं, एक ही करना है, एग्रीकल्चर लिया तो यही करना है, बायो लेती तो भी करेंगे, और मैथ लेते तो भी कर सकते हैं इसको। तो मैथ्स, बायो और एग्रीकल्चर तीनों सब्जेक्ट से अपन से कर सकते हैं। इस प्रकार से और भी कोई जानकारी आपको पूछना है तो मेरे WhatsApp नंबर पर पूछ सकते हैं, चैट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, करें तैयारी।